आज हमने इंटरप्रिटेशन सीखनी है ऐसे ग्राफ्स की जिसमें फ्रैक्शंस इन्वॉल्व होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे ग्राफ जिसमें फ्रैक्शन ना हो उनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो ग्राफ्स हैं, एक है सप्लाई कर्व के लिए जो लॉ ऑफ सप्लाई के लिए है, और दूसरा है डिमांड कर्व के लिए जो लॉ ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। एक्स एक्सिस पे दोनों केसेस में हमारे पास क्वांटिटी ऑफ एक्स क्यों एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है, और वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ एक्स है पी एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। अच्छा, इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं? कोई भी इंक्रीज प्राइस ऑफ एक्स में आ जाए, पी ऑफ एक्स में आ जाए। लेट्स से कि हमारे पास इनिशियल प्राइस है 20 और 20 से हम मूव कर जाएं 40 पे, तो ये इंक्रीज जब आ जाए इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? तो 20 पे हमारे पास क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग कौन सी है, वो लगभग 4.7 के बराबर होगी। लेकिन 40 पे कितनी है, तो उसको एक्सटेंड करके आप देख लें तो दैट इज़ नियर टू 8, 8 के करीब करीब बनती है, 7.8 या समथिंग उसकी वैल्यू बनेगी। तो हम प्राइस को इंक्रीज करते हैं, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। ये सप्लाई कर्व को शो करता है। दूसरे साइड पे डिमांड कर्व, जब हम प्राइस को बढ़ाते हैं, 20 है इनिशियली, तो 20 पे 6 यूनिट्स की डिमांड हो रही है, लेकिन जब ये प्राइस 40 पे चली जाए तो 40 पे 6 से कम यूनिट्स, इवन 4 से कम यूनिट्स की 3.5 समथिंग की डिमांड हो रही है। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स को इंक्रीज करते हैं तो क्वांटिटी डिक्रीज होती है। तो ये केस तो सिंपल है, लेकिन जब हमारे पास फ्रैक्शंस हों तो फ्रैक्शंस के केस में फिर इंटरप्रिटेशन बदल जाती है। जैसे यहाँ पे सेम कर्व्स हैं, लेकिन एक्स एक्सिस पे अब हमारे पास क्यू एक्स नहीं है बल्कि क्यू एक्स और क्यू वाई है, जबकि वाई एक्सिस पे पी एक्स की जगह पी एक्स और पी वाई है। मतलब रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्स टू वाई और रिलेटिव प्राइस और रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ एक्स टू वाई की शक्ल में हमें ये ग्राफ्स दिए गए हैं। अब ऐसे केसेस में अगर प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज हो जाए तो उसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल वैसे ही बनती है। यहाँ पे भी क्यू ऑफ एक्स सिमिलरली इंक्रीज हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में होंगी। लेकिन आप देखें कि अगर पी ऑफ वाई इंक्रीज हो जाए तो हम 20 से 40 पे मूव नहीं करेंगे, ये फिर हम गलती करेंगे। बल्कि पी ऑफ वाई इंक्रीज हो जाए तो 20 से डाउनवर्ड आएंगे, अगर 40 है तो हम डाउनवर्ड प्राइसेस को लेके आएंगे। और सिमिलरली उसकी वजह से क्वांटिटी भी जो वाई की है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ग्राफिकली जब हम शो करेंगे तो बैकवर्ड शो करेंगे। तो इंक्रीज इन पी एक्स, ये हमारे पास इनिशियल पी एक्स है, इससे डिक्रीज हो जाता है, सॉरी, जब पी वाई इंक्रीज हो जाता है तो क्यू वाई रिलेटिवली टू क्यू एक्स भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये हम बैकवर्ड क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या लॉजिक है? इसकी लॉजिक असल में ये है कि फ्रैक्शंस में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो फ्रैक्शंस की कैलकुलेशन देख लें। यहाँ पे एक एग्जांपल है, हमारे पास x की वैल्यू 20 है कंपेयर टू y जिसकी वैल्यू 5 है। तो 20 को 5 पे डिवाइड कर दें, वी गेट 4। लेकिन अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 5 से बढ़ा दें, 10 कर दे, तो क्या होगा? y की वैल्यू जब 10 हो जाए तो ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाएगी? 2। साबित क्या हो रहा है? जब हम y की वैल्यू बढ़ाते हैं ओवरऑल वैल्यू 4 से 2 पे आती है, वो कम होती जाती है। तो रूल क्या है? जब भी डिनोमिनेटर में वैल्यू इंक्रीज होती है ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होती है। जब न्यूमरेटर में इंक्रीज आता है, न्यूमरेटर जो टॉप सेक्शन है इसका, x की वैल्यू में इंक्रीज आ जाए तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होगी। सेम कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं एक और ग्राफ पे। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, जो स्टॉल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में पढ़ाई जाती है, उसमें भी सेम एग्जांपल है। हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस दो हैं, एक लेफ्ट साइड पे जो कि रिलेटिव प्राइसेस को शो करता है, पीसी और पीएफ को, और
जो दूसरी साइड पे राइट साइड पे एक्स एक्सिस है वो लैंड टू लेबर रेशो को शो करता है। लैंड रिप्रेजेंटेड बाय टी, लेबर रिप्रेजेंटेड बाय एल। और दोनों सेक्टर्स में कि क्लॉथ में कितना लेबर इन्वॉल्व्ड है और फूड सेक्टर में कितना लेबर इन्वॉल्व्ड है उस हिसाब से है। और जो वाई एक्सिस है वो हमें बताता है वेज टू रेंटल रेशो। तो बेसिकली स्टॉल्पर सैमुअल्सन थ्योरम हमारे पास जो ग्रीन लाइन एस एस वाला है यही है। स्टॉल्पर सैमुअल्सन एस एस इसी से लिया गया है। अगर पीसी में इंक्रीज आ जाए जो कि प्राइस ऑफ क्लॉथ है और पीएफ अपनी जगह पे कांस्टेंट रहे तो ओवरऑल इंक्रीज आ जाएगी इस केस में, जिसकी वजह से जो वेज टू रेंटल रेशो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जो दोनों सेक्टर है उसमें लैंड टू लेबर रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। पहले से ज़्यादा लैंड यूटिलाइज होगा एज कंपेयर टू लेबर। तो इस ग्राफ की हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं इस तरीके से। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है जब पीएफ में इंक्रीज आ जाए तो इसके इंटरप्रिटेशन में कंफ्यूजन बन जाती है। लेकिन कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। सिंपली पीएफ यहाँ पे डिनोमिनेटर में है और जब डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज होती है ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होगी। तो पीएफ की इंक्रीज की वजह से हम बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, टुवर्ड्स द ओरिजिन मूवमेंट होगी। सिमिलरली यहाँ पे रेंट कंपेयर टू वेज इंक्रीज होगा तो अगेन वी मूव डाउनवर्ड। और लैंड की यूजेज कंपेयर टू लेबर कम होगी या लेबर की यूजेज कंपेयर टू लैंड ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम ग्राफ्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे भी फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हों।